ठीक है, बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। 26वीं दुनिया जब खत्म होगी तो देखेंगे। इससे लिखता हूँ आज। रेड बोल्ट से पढ़ाओ। इस, दो पेन दे शुरू करते हैं, हाँ। हाँ, लास्ट में लेंगे ना, पहले पढ़ेंगे ना। बदतमीजी नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप। पढ़ने आए तुम लोग यहाँ पे। क्या बोल रही है? शुभमान गिल तो पीछे कैसे बैठ गई? भाई साहब क्या बात बोली, बोली इंजरी हो गई। शुभमान गिल इंजर्ड होता है था कोई नहीं। बढ़ते आगे। पेन दे दो कोई, तो कौन दे देता पेन? ए, मोटू पेन दे। मैं गरीब हूँ। दे सुनियो। सुनिए, देखो शर्ट कौन ला के देता है ऐसे मस्त मस्त? भाई ऐसे ऐसे शर्ट लेके आता नहीं है। पूरे क्लास में सबसे डिफरेंट शर्ट होते हैं इसके। खुद बना देगा, दर्जी है। दे बेटा तू दे। गया ब्लैक होल में गया। अब्बा क्या चाया नहीं यार सही से। कौन देगा? तू दे बेटा, लास्ट बेंच। टेडी बियर वाली। टेडी बियर टी शर्ट कौन है वो? पांडा है क्या है? कुत्ता है वो? क्या है? मांजर है क्या है? क्या है बेटा तेरे टी शर्ट पे, क्या बना है वो? कुतरा? क्या है? टेडी बियर। और तेरे क्या बना है? यूनिकॉर्न तेरे। लड़कियां कुछ भी बना के रहे टी शर्ट पे। ठीक है, बढ़ते आगे देखो। सुनते जाओ। आइसोमेरिज्म। ए बॉयज, अब बहुत बातें हो गई, अभी कोई बात नहीं करेगा। सब लोग ध्यान सुनो, आज आइसोमेरिज्म टाइम पे कंप्लीट कर दे ताकि डीएनए ब्लॉक शुरू कर सकेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीक से डीएनए ब्लॉक शुरू करना है हम लोगों को। आइसोमेरिज्म सुनते जाओ भैया। देखो मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन का। हमने देखा भैया प्लेटिनियम सेम है, दो अमोनिया है, दो क्लोरीन है, सब कुछ सेम है। बस खाली अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो क्या होगा? प्रॉपर्टीज का हो जाती है चेंज। तो उसी से आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे आइसोमेरिज्म की क्या आती है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? सेम। क्लियर हो गया? और बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? चेंज। इसी को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। समझ में आया सब लोगों को? अब आइसोमेरिज्म को दो भाग में डिवाइड किया, ध्यान से देखते जाओ भैया। आइसोमेरिज्म डिवाइडेड इनटू टू भाग। वन इज नोन एज स्ट्रक्चरल, वन इज नोन एज स्टीरियो। दो भाग में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आते हैं? कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन। अभी सब याद करवा के लूंगा। ट्रिक क्या है? स्ट्रक्चरल को याद नहीं, कोहली। क्या बोलोगे? कोहली है ना? कोहली बोलोगे तो याद रहेगा। इधर भी शुभमान गिल का नाम नहीं है, याद रखना, ठीक है? यस। तो ट्रिक क्या है? कोहली। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन। ये बहुत ही आसान है ना? बहुत ही इजी है। इसको 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है, बहुत इजीली है। अभी सब समझ लेंगे, सारे एग्जांपल कर लेंगे। बहुत आसान है। स्ट्रक्चरल वाला। प्रॉब्लम आती है तुम लोगों को स्टीरियो में। किसमें प्रॉब्लम आएगी? स्टीरियो। ये पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है, पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। जब मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड में था, हम लोगों को कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म ही नहीं पढ़ाया था हमारे टीचर ने। ठीक है? पढ़ाया मतलब पढ़ाया, एक लेक्चर में कंप्लीट किया, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बोला याद कर लेना। क्यों? मैम को खुद को नहीं आता था पढ़ाना। क्लियर? तो बहुत सारे टीचर, वो मैम हमारी मैम की गलती नहीं थी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़ाते ही नहीं है। आइसोमेरिज्म इन इनऑर्गेनिक, दैट इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, उनको जमता ही नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है? इसलिए हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पे एकेडमी में, है ना, टीचर्स का, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़ा सकते हो क्या? और उनसे पढ़वा के लेते हैं, उनको बोलते हैं आप हमें समझाइए। अगर वो समझा सकते हैं उस तरीके से जिससे बच्चों को समझ में आया, जिससे हमें समझ में आया है, तभी हम उनको कंसिडर करते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स जो है, जो इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली आना चाहते हैं, वो लोग पढ़ा ही नहीं पाते। बाकी तो छोड़ दो, ऑर्गेनिक वाले तो ऐसे ही नहीं पढ़ा पाते, ऑर्गेनिक फिजिकल वाले। इनऑर्गेनिक वाले को भी जो आते हैं वो लोग नहीं पढ़ा पाते। बहुत ही टफ टॉपिक है ये, समझ में नहीं आता लोगों को। इसको समझने, एनसीईआरटी की भाषा तो कुछ भी नहीं समझ में आती लोगों को। तो अब क्यों सर पढ़ाते जब इतना फालतू टॉपिक? तो पढ़ना जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हर साल, एक से दो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को जेईई के एग्जाम में। तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एडवांस का तो फेवरेट टॉपिक है ये। तो आप लोगों को आना चाहिए। हार्ड है क्या? नहीं सर, इजी है। ना तो फिर सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हार्ड है? इजी है।
रीजन इट, अगर आप मेरे तरीके से समझोगे तो, सही तरीके से समझोगे तो इजी और मजा भी आएगा सॉल्व करने में। बट अगर सही तरीके से समझोगे नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक भी आंसर नहीं बनेगा। जैसे जैसे सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे सीखते जाना। क्लियर हो गया? अब ध्यान देते जाओ, पे अटेंशन टू दिस। देखेंगे स्ट्रक्चरल बहुत आसान है, स्टीरियो में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे स्टीरियो, पहले आज स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल इजी है, पहले स्ट्रक्चरल समझेंगे। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आएंगे? कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, स्ट्रक्चरल के चार टाइप। कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन। कोहली से याद रखना, ठीक है। बढ़ते सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेट आइसोमर की। सर कोऑर्डिनेट आइसोमर कैसे पहचाने? जब दो डब्बे साथ में दिख जाए, क्या बोला? दो डब्बे साथ में दिख जाए, वही होंगे कोऑर्डिनेट आइसोमर। क्या होंगे? अभी देखो इसमें दो डब्बे साथ में दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमर। दो डब्बे साथ में दिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमर। अगर दो डब्बे चिपके हुए एक साथ दिख रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट। समझ में आया कोऑर्डिनेट आइसोमर क्या होता है? दो डब्बे साथ में दिख जाएंगे, क्या होंगे? कोऑर्डिनेट आइसोमर। क्लियर हो गया? कौन? क्यों, कौन बुला रहा है? तो उसके पेरेंट्स है? ओके, तुम लोग बोल रहे हो तुम्हारे पेरेंट आने वाले, आ भी गएगा। बहुत बढ़िया, अभी बुला लेना फिर, क्लास खत्म होते ही। तुम्हारा खाना गले के नीचे नहीं उतरने नहीं दूंगा। 1:30 बजे वाला। तारीफ करूंगा बहुत। हाँ, आता लक्ष द्या, कसं ओळखायचं कि क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर है? सिंपल है, दो डब्बे चिपके हुए दिख जाए साथ में तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट आइसोमर। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। इसके अंदर कुछ डिटेल्स है, वो मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले बेसिक समझाया था जितना एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा एडवांस लेवल की जो चीजें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। दो डब्बे साथ में दिखेंगे, क्या होगा? कोऑर्डिनेट आइसोमर। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। देखो दो डब्बे दिख रहे हैं, दो डब्बे से एग्जांपल आ गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, लिंकेज आइसोमर सेकंड क्या है? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या होता है? अराइजेस ड्यू टू अम्बिडेंटेड लिगैंड। अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई देते, क्लियर हो गया, तो उसका वो किसका एग्जांपल होगा? लिंकेज आइसोमर। समझ में आएगा? फिर से देखो जरा, यहाँ पे देखो, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें देखो कोबाल्ट है, अमोनिया 5 और NO2 और Cl2 है। यहाँ पे देखो जरा, कोबाल्ट है, अमोनिया, बस यहाँ पे क्या कर दिया? ONO लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? सब कुछ सेम है। क्या देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे एक और ऑक्सीजन दो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दो, बस खाली लिंक चेंज हुआ है। यहाँ पे लिंक किससे है? ऑक्सीजन से। यहाँ पे लिंक किससे है? नाइट्रोजन से। इनसे इनका कलर चेंज होगा। क्या चेंज हो गया? कलर। अगर नाइट्रोजन से लगेगा तो कलर कौन सा होगा? येलो। और अगर ऑक्सीजन से लगेगा तो कलर क्या होगा? रेड। और ये एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो ये कलर के साथ याद रखने का। क्लियर हो गया? मैंने इसलिए इन लोगों को कलर के साथ लिख के रखा है, कलर के साथ याद रखने का, कि भैया नाइट्रोजन रहेगा तो येलो और ऑक्सीजन रहेगा तो क्या रहेगा? रेड। कैसे याद रखोगे? न्यूयॉर्क। क्या बोलोगे? न्यूयॉर्क, NY। नाइट्रोजन के साथ येलो, NY। समझ में आएगा? और ये जो है क्या बोल सकते हैं? ओरियो ना, ऑक्सीजन के साथ रेड, ऑक्सीजन के साथ रेड। क्लियर हो गया क्या? ऐसे याद रख लेना, ऑक्सीजन के साथ रेड, और यहाँ पे क्या रहेगा? ये नाइट्रोजन रहेगा तो येलो। तो लिंकेज चेंज होने से कलर क्या हो गया? चेंज। क्या हुआ? इतनी खुशी क्यों हो रही है तुम लोग? ओरियो किसी का नाम है क्या? नहीं। हाँ, ठीक है, पढ़ते आगे। गर्ल्स में से किसी को बुला देगा? हॉस्टल के नीचे कुत्ता है, उसका नाम ओरियो है। गर्ल्स। ठीक है, कितना अच्छा नाम रखा है। गंभीर रहेगा, बाद में बताना अलग से। ठीक है, जो भी है। सो गर्ल्स अच्छे नाम रख लेती, ओरियो ओरियो। हमारे यहाँ पे तो भाई कोई किसी दोस्त के बाप का नाम रख देते, किसी माँ का नाम रख देते, कुछ भी रख देते भाई कुत्तों के नाम। बहुत भाई हरामी होते भाई बॉयज लोग, सही में बॉयज लोग कुछ भी नाम रखते हैं हमारे यहाँ। भाई सही में दोस्तों के नाम पे रख देते, किसी दोस्त का नाम रख देते हैं। तो बढ़ते आगे। नालायक बच्चे। ठीक है, बढ़ते आगे। तो देखते जाओ भैया। तो सुनो मैं क्या बोलता हूँ। अगर आपको, बेटा साईराज तू इधर आ जा, आगे आ जा, चल। बहुत बातें करता है, बहुत टाइम पास करता है, आगे बैठा। और कल से तू आगे बैठेगा, पीछे नहीं बैठने देखना चाहिए, इधर बैठ। पेरेंट्स कब आ रहे बेटा तेरे, साईराज? आज ही आ रहेगा? बताया नहीं, मैं जब पूछा कब आ रहे तो बोला नहीं। पेरेंट्स तेरे नहीं है क्या वो? इधर इधर बेटा, इसके पास में। तेरे नहीं है क्या वो पेरेंट्स? तेरे पेरेंट्स होंगे वो, जो आज आ रहे हैं। जब मैं पहले पूछा था वो हाथ ऊपर नहीं, नहीं। बुक में भी किसी और की बुक दिखा दे, किसी और के बाप का नाम दिखाएगा, कैसे पता चलेगा कौन कौन है? ऐसे मत करो भैया, माँ बाप को तो अपना रखो हमसे। ठीक है, बढ़ते आगे। तो देखो ध्यान दो, और ये नालायक तू कल से यहीं पे बैठेगा, ठीक है, फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। चेंज बेंच, अरे क्यों? तेरे को भी आगे बैठना है क्या? तू उसको मार रहा है, स्वराज को। क्या बोला स्वराज तूने इसको ऐसा? ठीक है,
ध्यान दो, चलो सुनो। अराइजेस ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगैंड, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई दे दे, किसका एग्जांपल होगा वो बताओ जरा। लिंकेज आइसोमर, समझ में आएगा, आंखें तो दिए भगवान ने, दिखाई तो देता है बस। और एम्बिडेंटेड तीन ही लिगैंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं तुम्हारा, साइनाइड, थायोसाइनेट और एक नाइट्रेट हो, समझ में आएगा। तो एम्बिडेंट, इसका कलर याद रखना, नाइट्रोजन के साथ येलो रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, रेड कलर, याद रहेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। एम्बिडेंट, हाइड्रेट की बात करेंगे, हाइड्रेट को सॉल्वेंट भी बुलाते हैं, हाइड्रेट को क्या बुलाएंगे, दोनों भी नाम चलते हैं, हाइड्रेट बोलो या सॉल्वेंट बोलो, क्लियर। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भैया ये कैसे पता चलेगा, अगर पानी डब्बे के अंदर भी और थोड़ा पानी डब्बे के बाहर जाता है, क्लियर हो गया, तो इसे बोलेंगे आप लोग का हाइड्रेट आइसोमर, क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। अगर डब्बे के अंदर का पानी डब्बे के बाहर जाता है उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। आपको ऐसे दो एग्जांपल दे देंगे, एक में पानी डब्बे के अंदर रहेगा, एक में पानी डब्बे के बाहर जाएगा, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रेट। अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या बोला, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज, तो उसी वो कौन सा एग्जांपल होगा, हाइड्रेट का, समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे डब्बे के अंदर कितने हैं, छह, और इधर कितने हैं डब्बे के अंदर, पांच, एक कहाँ चला गया, बाहर, समझ में आया। तो अगर अंदर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं या बाहर के अंदर आ रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट, समझ में आएगा। तो दिख ही रहा है, इधर छह है ना, इधर एक पांच हो गए, एक बाहर चला गया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हाइड्रेट। भगवान ने आंखें दिए तो सब समझ में आएगा, नहीं दिए तो मर जाना। ठीक है, बढ़ते आगे। हाइड्रेट के बाद कौन सा आएगा, अभी हाइड्रेट में देखो जरा, इसमें एग्जांपल दिया है, ये कौन सा रंग है, सब सारे के सारे जो है पानी अंदर है, तो कौन से रंग का दे दिया, वायलेट। और इसमें जो है क्या बोल सकते हैं, जब एक पानी बाहर चलेगा क्या हो गया, ग्रे ग्रीन, क्लियर हो गया क्या। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, ग्रे ग्रीन बाबा, मिक्स, ग्रेइश ग्रीन। क्या लिखा, मैं कुछ गलत लिखा है क्या, ग्रे की नहीं लिखा है पागल। समझ गया मैं। आयनाइजेशन आइसोमर, हाँ तो आयनाइजेशन आइसोमर में ग्रे, ग्रे, ग्रीन, हाँ बढ़ते आगे। हाँ, आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है, ध्यान सुन, अरे ये बोले इधर ध्यान दे। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है कि जो आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, आयंस होते हैं, काउंटर आयंस, वो एक्सचेंज होते हैं, काउंटर आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज। जैसे यहाँ पे देखो, ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है क्या। अब इसमें उल्टा हो गया, इधर देखो जरा, इधर अभी क्या हो जाएगा, सल्फेट अंदर आ गया, ब्रोमीन क्या हो गया बाहर। तो जब काउंटर आयन एक्सचेंज होंगे, ये नालायक इधर ध्यान दे, जब काउंटर आयन एक्सचेंज होंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, आयनाइजेशन आइसोमर, समझ में आएगा क्या बोला मैंने, काउंटर आयन एक्सचेंज होंगे तो क्या बनेगा, आयनाइजेशन आइसोमर, क्लियर हो गया। गुड, तो ये चार थे, चारों कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल देखेंगे और बताओ मेरे को, चलो बताते जाओ। ये क्या आ गया, हाँ, यस, सेकंड वाला बताओ। फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बताओ। फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला लिंकेज है पक्का, क्यों, अम्बिडेंटेड लिगैंड है क्या, हाँ। तो पहला वाला किसका एग्जांपल हुआ, लिंकेज। सेकंड वाला किसका एग्जांपल होगा, हाइड्रेट, अरे पानी दिख गया तो बोल दो ना हाइड्रेट, यस। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट, और फिफ्थ वाला आयनाइजेशन, ब्रोमीन एक्सचेंज हो सकता है क्या क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन बाहर आ जाएगा, क्लोरीन अंदर आ जाएगा, समझ में आएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके जो है चार आइसोमर होते हैं, बहुत इजीली आप पता लगा सकते हो, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, कर लेना सॉल्व। ठीक है, तो आपको क्लियर हो। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में, जहां पे बच्चे लोग चुका चुकी करते हैं, उसको देखेंगे। देखते जाओ भैया क्या गलती होगी तुम लोगों से। कोऑर्डिनेट आइसोमर में, कोऑर्डिनेट आइसोमर का कंडीशन ये होता है कि भैया कोऑर्डिनेट आइसोमर में ना चिपके हुए रहना बहुत जरूरी है, कि इसका जो क्या बोल सकते हैं, दोनों डब्बों का, दो डब्बे जब तक चिपके हुए तब तक ही वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमर है, क्लियर। बहुत बढ़िया। ऋतुजा बेटा, क्लास चल रही है हमारी, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो ऐसे मस्त हेड डाउन करके देख रही है, मूवी चल रही है क्या? नहीं, देख धुरंधर चल रही है। तो बढ़ते आगे। क्या बोल रहे हो, अलाउड नहीं, अलाउड तो कुछ नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो, थिएटर में अलाउड नहीं, तुम लोग कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फिर भी तुम लोग सब कुछ कर लेते हो। अलाउड तो उनको पूछो, B6 B7 वालों को, क्या है क्या नहीं, वो बताएंगे तुमको क्या अलाउड था क्या नहीं अलाउड था। वो मस्त बच्चे हैं यार सही में। बोले एवरी डे इज अ न्यू डे, बोला ना, वन नॉट, उन लोग नेक्स्ट व्लॉग आएगा, 101 वीडियो, 101 रीजंस या 101 वेज टू गेट रस्टिकेटेड। एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन एक नया है, कुछ भी कर सकते हैं। वो पुराने दिन चले गए यार, कि बच्चे चक्कर चला के रस्टिकेट होते थे, नया नया कुछ तो ढूंढो। मैं तो बोला बच्चों को कि अभी कुछ नया ढूंढो, और कुछ नया ढूंढो, इजंट इट, फाइंड आउट सम न्यू, किसी का बच्चा अगवा कर लो। ठीक है, पॉसिबल है ना, हॉस्टल के बाहर कितने बच्चे घूमते होंगे वहां पे, उनके हॉस्टल के यहाँ पे, किसी का बच्चा, हाँ, नेपाली के बच्चे मत अगवा करूंगे, कुछ पैसा नहीं है, बोलेंगे वो शाप जी हम दूसरा पैदा कर लेगा, ठीक है, वो दूसरा पैदा कर लेंगे, उनको कुछ नहीं। तो
कोई अच्छा वहां पर उस तरह को इतने ये नहीं थे, रिच बैकग्राउंड के लोग नहीं थे। तुम लोग करो गर्ल्स, तुम लोग के यहाँ पे अमन रेसिडेंसी उधर अच्छे लोग रहते हैं, वहां पे थोड़े पैसे वाले। वहीं से हाँ इधर है देखो, एक दो को बॉक्स में डाल दो है ना। हाँ, एक दो को बैग में उठा के डाल देना। उसके घर वाले दुआ देंगे, तुम्हारी फोटो लगा के पूजा करेंगे, थैंक यू, इसको तुम लेके गए। तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, इसको लेके मत आना। ठीक है, कसम से बता रहा हूँ, वो लोग बोलेंगे कसम दे रहे हैं, बिल्कुल लेके मत आना। ठीक है, कोई भी हम तुमको पैसा भेजते कि लेके ना आओ इसको। ठीक है, बढ़ते आगे, अब देखो ध्यान सुनो। श्श, मामा, अब सुनते जाओ, ध्यान सुनो, पे अटेंशन। देखो दो डब्बे चिपके होने चाहिए, दो डब्बे क्या होने चाहिए, चिपके होने चाहिए। अब कैसे चिपकेंगे, ध्यान से समझो, उसके बारे में समझेंगे। चिपकने के लिए चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ज। एक पे प्लस, एक पे क्या होना चाहिए, माइनस। तभी ये काम हो पाएगा पॉसिबल। तो देखो जरा कैसे आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए नालायक जनता, इधर ध्यान दो, बातें नहीं करने का। ठाकुरनंद। हाँ अब देखेंगे, क्या ये, क्या बोल सकते हो, आइसोमर है कि नहीं, मैं देखेंगे क्या ये कोऑर्डिनेट आइसोमर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए ये दोनों को चिपका होना जरूरी है। चिपके होने के लिए इस डब्बे पे चार्ज होना जरूरी है। अब प्लेटिनियम के ऊपर देखो जरा, ये प्लेटिनियम, ये वाले को मानते चलो, इस डब्बे को लेंगे। प्लेटिनियम पे कितने का चार्ज होता है बताओ जरा, प्लेटिनियम पे चार लोग लगे हैं, तो चार लोग में +2 होता है क्या। तो इस प्लेटिनियम पे कितना आ गया, +2। क्लोरीन पे कितना होता है, -4। अरे एक क्लोरीन में, तो डब्बे पे कितना बचा, तो इस वाले डब्बे पे -2 आएगा क्या, और इस पे -2 तो इस पे कितना आएगा। तो दोनों डब्बों पे प्लस माइनस का चार्ज है क्या, हाँ। तो ये चिपके हुए रह सकते हैं क्या, यस। तो ये कोऑर्डिनेट आइसोमर हो गए, समझ में आया। अब कोऑर्डिनेट आइसोमर में होता क्या है कि अंदर के लिगैंड्स एक्सचेंज होते हैं, अंदर के लिगैंड्स क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो वो कैसे होते हैं देखते जाओ भैया। तो पहला तो एक एग्जांपल ही आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार एक अमोनिया उधर भेज देता हूँ, एक क्लोरीन इधर ले लेता हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर, जहां पे क्या होता है, लिगैंड्स क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, बिकॉज चिपके हुए दोनों साथ में हैं। अगर मैं अमोनिया इधर भेज दूंगा, तभी भी ओवरऑल मॉलिक्यूल में अमोनिया तो चार ही रहेंगे, और क्लोरीन इधर आएगा तभी भी चार रहेंगे। देखो करके देखते हैं। अगर देखो जरा, मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लेटिनियम ले लिया मैंने, प्लेटिनियम में अमोनिया मैंने कर दिया, एक उधर भेज दिया, तो यहाँ पे कितने बचे, 3। और एक क्लोरीन वहां का इधर ले लिया। और इस वाले में क्या करेंगे, प्लेटिनियम ले लिया, क्लोरीन हो गया कितने, 3। और अमोनिया कितना हो गया, 1। सही है क्या। अब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल में अमोनिया गिनो कितने हैं, 4। अरे 3 इधर, एक ओवरऑल पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, और उसको दिख नहीं रहा, इधर आ जा थोड़ी। देखो इथे किती आहे, 4, आणि क्लोरीन किती आहे, 4, बरोबर का। आणि या मॉलिक्यूल मध्ये अमोनिया किती, 3 और 1, 4 ही हो रहे ना, और अरे पूरा एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा, सेम, बट स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो गया क्या, इजंट इट। इस वाले प्लेटिनियम पे 3 लगे और 1 लगा है, इस वाले पे क्या बोलते हैं, 3 क्लोरीन लगा, 1 अमोनिया लगा, तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हाँ, अब देखेंगे क्या ये कोऑर्डिनेट आइसोमर का एग्जांपल है कि नहीं है। तो देखो बना के देखेंगे। प्लेटिनियम पे कितना चार्ज होता है बताओ जरा। हाँ +2, इधर इस पे देखते हो, प्लेटिनियम में कितना है, +2। क्लोरीन पे कितना है, -3, तो कितना बचा, -1। इस पे -1, तो इस पे कितना आएगा, +1। टैली करके देखें। देखो प्लेटिनियम पे +2, और क्लोरीन पे कितना आएगा, माइनस, तो बचा कितना, +1 बचा क्या, नहीं। तो आया कि नहीं आया, समझ में आया, क्लियर हो रहा है सब लोगों को। तो अब इन पे प्लस माइनस का चार्ज आया, तो क्या ये कोऑर्डिनेट आइसोमर है क्या, हाँ है। तो ये दो आइसोमर्स आ गए। अब और बना के देखेंगे, एक और बनाते देखो। अब एक और शिफ्ट करके देखू क्या मैं, तो एक और शिफ्ट करके देखेंगे, देखो जरा, प्लेटिनियम, अब अमोनिया इधर 2 ले ले क्या, और इधर 2 क्लोरीन कर देते, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ। ए मोटू इधर बैठ, चला गया, बातें करो इधर आ, चल। हाँ इधर बैठ, इधर उधर खसकना नहीं, इधर आना है। बैठ उधर बैठ, बातें मत करो, ध्यान से देखते जाओ, सुनो। अब हाँ, इधर बैठ जा, बातें किया तो देख भगा दूंगा क्लास के बाहर, बताऊंगा तेरे साथ क्या हुआ, विकास ने क्या किया तेरे साथ, बताऊं, बता। देखिए, नहीं ना, ध्यान दे, ठीक है। विकास सर कुछ तो बोले इसको, शायरी बोले इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे, एक डार्क जोक याद आ गया, छोड़ो यार। तो एक बार क्या हुआ, है ना, आर्यन जा रहा था, तो आर्यन को किसने बोला कि यू कैन नेवर बी शार्प, ठीक है, यू कैन नेवर बी शार्प, बस ठीक है। बढ़ते आगे, देखो ध्यान दो चलो, ठीक है।
कुछ नहीं बेटा, ऐसे टाइम पास कुछ तो बोल रहा था, जिसको समझना था समझ गए। ठीक है। बिकॉज यू आर राउंड। राउंड थिंग कैन नॉट बी शार्प। यस, बढ़ते आगे। नहीं समझ में आया ना? आएगा, टाइम लगेगा। वो पूछ रहा है उसको, तू बता दे मेरे को समझ। यू कैन नेवर बी शार्प बिकॉज यू आर राउंड। लिख के दो, अरे यार नालायक। ला क्लास के बाद चलो। अभी ध्यान से सुनो, फोगड़ की बदतमीजी वाली बातें इधर ध्यान से सुनो। प्लेटिनियम, अब देखो, अब अमोनिया मैंने, सुनो सुनो, दो क्लोरीन, बेटा इधर ध्यान दे, क्या नाम, इसका नाम क्या, नालायक का क्या नाम है? नाम बता बेटा तेरा। तबेले वाला। नाम बोल बेटा तेरा। नाम घनश्याम नहीं। क्या? श्रवण, श्रवण ध्यान दे बेटा। अरे सुनते नहीं यार बच्चे, मोटू अभी यहां से उठा दूंगा, देख ध्यान सुनो। अब देखो, दो क्लोरीन इधर आ गए क्या, और दो अमोनिया इधर आ गए। अब देखेंगे, अब मेरे को बताओ कितना चार्ज आ रहा है डब्बों पे, बताओ जरा। इस पे जीरो, इस पे भी जीरो आ रहेगा। तो जब जीरो जीरो चार्ज आ रहा है तो दो डब्बे कनेक्टेड रहेंगे क्या? नहीं। तो क्या ये आइसोमर हो सकता है क्या? नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब एक और ट्राई करेंगे, एक और शिफ्ट करके देखेंगे, देखो जरा, एक और शिफ्ट करो। एक काम करते, ये वाले प्लेटिनियम पे कितने ले आएंगे हम लोग? ये वाले पे कितने, क्लोरीन तीन, और अमोनिया कितने आ जाएंगे? एक, और इस वाले पे कितना आ जाएगा, प्लेटिनियम और क्लो अमोनिया कितने आ जाएंगे यहाँ पे? अमोनिया तीन और क्लोरीन कितना आएगा? अब देखो कितना चार्ज आ रहा है, देखो जरा। -1 और +1 आ रहा है क्या? तो ये आइसोमर पॉसिबल है क्या? हाँ, ये पॉसिबल, कर लो कैसे, एक्सचेंज करके। और एक लास्ट में फिर से क्या हो जाएगा, इस वाले पे कितने आ जाएंगे, सारे के सारे क्लोरीन, और इस पे क्या आ जाएंगे, अमोनिया, से कर निकाल लोगे सब लोग। और बढ़िया, तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो करोगे क्या? तो क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को बताओ कितने आइसोमर्स बनते हैं। ठाकुर नंद किशोर मारो ठकुरानी राधा। बताओ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, बना बना के देखो। पहले मैंने बताया था किस पे कितना चार्ज होगा तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। क्या बोल रहे हो, कौन से? गेम लास्ट में, अभी नहीं बेटा। अभी पहले ये करो पहले। थोड़ा पढ़ लेना चाहिए बेटा। पहले मैंने लिखवा के दिया, पैलेडियम पे 4 लोगे तो +2 होगा, जिंक पे 4 लोगे तो +2 होगा। कितने आ रहे हैं? हाँ, कैसे वापस वो हो जाएगा रे पागल?
एक पीडी एक जिंक है, हाँ तो एक में पीडी के ऊपर ये एक बार जिंक के ऊपर है ना, ऐसे थोड़ी होगा, सेम थोड़ी होगा। हाँ फर्स्ट वाला भी काउंट हो रहा है ना। चार आएगा ना, चार आ रहा है। चार कर लो कैसे क्वेश्चंस। समझ में आया सब लोगों को। देखते जाओ। पैलेडियम, ए नालायक जनता सुनते जाओ। पैलेडियम पे चार लोग लगे मतलब +2 होता है। इधर जिंक के ऊपर चार लोग लगे, जिंक पे +2 हो गया। और इस पे -4, ये कितना बचा -2। अगर इस वाले पे -2 तो इस पे +2 आएगा। सही है, आप देखते जाओ। एक को इधर शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करने पे क्या आएगा, पैलेडियम H2O3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH1 है ना। और यहाँ पे आ जाएगा जिंक। और यहाँ पे OH आ जाएंगे 3 और एक H2O आ जाएगा। सही का। तो इस पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, -1। तो इस पे कितना आ जाएगा, +1। सही है। अब नेक्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो पैलेडियम H2O आपके दो हो जाएंगे। और OH भी दो हो जाएंगे। और साथ में जिंक के साथ जो है OH हो जाएंगे दो। और H2O हो जाएंगे दो। तो इसका आंसर आएगा 0 0। सही है क्या। तो 0 0 वाले तो होते हैं क्या, नहीं तो ये होंगे ही नहीं। तो दो ही हुए। अब और बना के देखते हो, इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे क्या। यस। बहुत बढ़िया, तो बनाएंगे। तो बनाएंगे तो यहाँ पे देखो जरा क्या आ जाएगा, पैलेडियम। और इस तरफ कितने में आ जाएंगे अभी, OH 3 आ जाएंगे, OH। और H2O एक आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, जिंक। जिंक वाले पे H2O कितने आ जाएंगे, 3। और OH कितने आ जाएगा, एक। तो इस पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। इस पे कितना आएगा, +1। क्लियर हो गया। अब तो बोले सर सेम ही तो, -1 +1, -1 +1 से मतलब नहीं, अंदर कितने लोग देखो। पहले पैलेडियम पे क्या थे, यहाँ पे देखो पैलेडियम पे 3 और एक, ऐसा कहीं है क्या देखो जरा। पैलेडियम पे 3 वाटर, 3 OH लगे और एक H2 लगा है, कहीं है क्या देखो जरा। ऐसा कोई है क्या, नहीं। तो यही एक ही है, तो इसलिए ये यूनिक हो जाएगा। नेक्स्ट। और एक बचेगा पीडी, और पीडी में OH कितने आ जाएंगे, 4। और उसके बाद क्या बताए, जिंक में क्या आ जाएंगे, H2O 4। अब कोई बोलेंगे सर इस पे चार्ज कितना आएगा, तो इस पे आएगा -2, इस पे कितना आएगा, +2। अब बोलोगे सर ये तो सेम सेम होगा, सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पैलेडियम में OH 4 है। और इसमें पैलेडियम में यहाँ पे H2O 4 थे, तो सेम नहीं है, तो कितने आइसोमर बनेंगे, 4। समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया। गेम नहीं पागल। बढ़ते आगे, अब इसमें और हार्ड आता है, वो एडवांस में पूछेंगे आपको, मेंस में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब सुनो इसमें और क्या हार्ड कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका है इसको करने का। उसके बहुत बनेंगे, तुम लोग घर पे बना के देखना, ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी में बना के देखना। इसमें एक जो लिगैंड है ना, वो उसको ले लो एम्बिडेंटेड, क्या ले लो। तो जितने उसके बन रहे वो तो बनेंगे। अगर मान लो CN ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या ले लिया, CN। तो जितने तुमने बने ये तो बनेंगे ही। तो एक बार में सारे ये बनेंगे, और एक बार में N के साथ लगेगा। अभी एक बार कार्बन के साथ लग रहा है ना, एक बार नाइट्रोजन के साथ लगेगा। तो कितने बनते बना के देखना, मेरे को कल बताना। 8 बनेंगे पक्का। पक्का। ठीक है गुड। तो 8 बन सकते हैं, यस। तो कितने बन जाएंगे, 8। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो ऐसे बना, और अगर दो एम्बिडेंट हुए तो, समझ में आया कैसे बनाने। तो ऐसे बनाने, तो अगर एम्बिडेंट रहा तो थोड़ा ध्यान से करने का। क्लियर हो गया। बढ़े आगे। यस। तो कोऑर्डिनेट सबको आइसोमर समझ में आ गए वाले। तो ये आइसोमर्स तो इजी है, अभी मेन जो मुद्दा है वो आएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म का। वहां से अभी ध्यान देना, सभी लोग सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये सबको क्लियर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर इजी है, कर लेना। अब स्टीरियो की बात करेंगे, स्टीरियो समझते जाओ। स्टीरियो में क्या होगा, स्टीरियो को डिवाइड किया दो भाग में। स्टीरियो को डिवाइड किया दो में, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल। सुनते जाओ, यहां से दिमाग खराब होना शुरू होगा, बिकॉज ये तुम लोग को समझ में जल्दी से आएगा नहीं। इसलिए एक एक पॉइंट जो मैं बोलता हूं वो एकदम ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में कोई भी पॉइंट सही से नहीं दिया हुआ है। अगर मैं जो जो पॉइंट बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनोगे, नोट्स में एकदम अच्छे से मैंने लिख के दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई गलती नहीं करोगे, है ना। दो टाइप के आइसोमरिज्म आते हैं, स्टीरियो और क्या बोल सकते हैं, सॉरी, स्टीरियो में दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्यों बनते हैं ना, ऑप्टिकल क्यों बनते हैं, उसका रीजन समझेंगे पहले तो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल बनने का रीजन ये होता है, जब बॉन्ड बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस होगा, जब बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होता है, तो बॉन्ड एंगल के डिफरेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। और स्टेबिलिटी चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाते हैं।
तो बॉन्ड एंगल में चेंज आना चाहते हो सर, बॉन्ड एंगल में चेंज कैसे आता है वो बताइए। तो देखेंगे सिस और ट्रांसप्लैटिन देखो तुम लोग, यस। सिस और ट्रांसप्लैटिन में आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा भैया, सिस और ट्रांसप्लैटिन प्लैटिनियम है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन पास में है और अमोनिया दोनों पास में है। और यहाँ पे क्या देखोगे, क्लोरीन। देखते जाओ रे नालायक जनता, सुनो। अभी बात करेंगे इन लोगों के बारे में। तो देखो, अब इन दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90। और यहाँ पे दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 180। तो बॉन्ड एंगल चेंज होने से फॉर्म होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो एग्जाम में पूछेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शुरू कहां से हुआ। तो कहां से शुरू होता है, जब चेंज इन द बॉन्ड एंगल, चेंज इन द क्या होगा, समझ में आएगा। अगर दो लोगों के बीच का रेडियल डिस्टेंस में डिफरेंस है, समझ में आया, तो वहां पे क्या शुरू हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहां से बनता है। अगर अब ज्योमेट्री से समझ में आता होगा, ज्योमेट्री शब्द से समझ में आता है, क्या फर्क होगा, एंगल में फर्क होगा, समझ में आएगा। तो ज्योमेट्री सबसे समझ में आ जाएगा। तो जहां पे बॉन्ड एंगल में डिफरेंस है दो लोगों में, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेम मॉलिक्यूल। देखो प्लेटिनियम सेम, अमोनिया अमोनिया सब कुछ सेम है। फर्क किस चीज का है, बॉन्ड एंगल का। यहाँ पे दो लोगों में बॉन्ड एंगल कितना है, 90। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 180। तो जहां पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा उसको बोलेंगे सिस। और जहां पे क्या बोल सकते हैं, 180 का बॉन्ड एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। समझ में आएगा। और इनसे प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, चेंज। क्लियर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको बता दिया कि क्यों आते हैं, एकदम अच्छे से। देखो जरा, ये तो हो गया लिंकेज, इनके सब हो गया था, पहले लेक्चर में ही था ना। फिर से देखते जाओ, स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑन है, नहीं। ठीक है, ध्यान दो, बढ़ते आगे। कुछ नहीं, उनको कुछ तुम लोगों से बातें करनी है सर को। अभी नहीं, लास्ट में 10 मिनट अपॉइंटमेंट लेके मैं ना ले कुछ। श्श्श। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ, अभी चुपचाप शांति से सुनो, पढ़ने आयो। अरे तुम लोग समझ तो जैसी सुनो, जब खिलाना होगा, जब गेम की बात आएगी, जब जरूरत हो सुनो, तुम लोग को पढ़ना है कि नहीं मेरे को बताओ। तुम सोचो तुम B3 बैच में आए हो, नहीं पढ़ना तो बोलो, मैं तुमको नीचे वाले बैचेस में भेजता हूँ, कहीं और भेजता हूँ, है ना, बता दो। तुम लोग पढ़ने आए हो, तुम लोग को अपग्रेड करना है अपने आप को, सिलेबस कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है। थोड़ा बहुत सिलेबस खिंचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल को सिलेबस होगा ही नहीं कभी तुम्हारा। और ऐसा होगा जब तुम 12th में चले जाओगे तो फिर बाद में मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को इनऑर्गेनिक, तो कोई और पढ़ाएगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर वहां पे तुम लोग एक काम करना, आगे के टॉपिक्स किसी और से पढ़ लेना। तुमको चाहिए सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो तो पढ़ो, जब जरूरत होती है तब मैं खुद ही बोलता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग थोड़ा तो पढ़ो। तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार, सब B3 वाले पढ़ने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। तुम लोग को भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कराना तो थोड़ा समझो टॉपिक है, जब जरूरत होगा तो मैं कराऊंगा। अभी थोड़ा सा बचा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कंप्लीट होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही कंप्लीट हो जाएगा। जब ये टॉपिक ही कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कोई टेंशन है क्या, नहीं। फिर उसके बाद तुम लोगों को आराम से एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक लेक्चर प्रॉपर तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट करा देंगे। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है, सुनते जाओ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और कौन से होते हैं, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को दो भाग में डिवाइड किया, सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल कैसे चेक करेंगे, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकली को चेक करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आएगा। तो अभी चेक करेंगे कैसे, सर कैसे समझेगा हमको कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर दो लोगों में अगर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो क्या हो जाएंगे, सिस, है ना। और यहाँ पे दो लोगों में 180 का बॉन्ड एंगल है तो कितना हो जाएगा, ट्रांस। इजी है सिस ट्रांस पहचानना, यस। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का तो क्या हो जाएगा, सिस। 180 का तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो सिस ट्रांस तो एकदम इजीली पहचान लोगे। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे पहचानने।
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सब चीजों को भी हम समझेंगे। ये सब जो भी लिखा हुआ है अभी कुछ पढ़ने की जरूरत है, सब सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बताता हूँ, ये सब का भी बाद में समझ में आएगा। ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं, मान लो कि एक कंपाउंड है, ठीक है, मैंने एक कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड में से मैं लाइट पास करूंगा। कौन सी लाइट पास करूंगा? लाइट का नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक स्पेशल लाइट होती है, क्या नाम बताया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बुलाते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं। क्या बोला? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये स्पेशल तरीके से बनती है। कैसे बनेगी? आपको प्रिज्म जो होता है, अरे भाई पाकिस्तान खुश हो गया वो, ठीक है। तो ये लाइट कैसे बनती है? प्रिज्म में से पास करते, मोनोक्रोमैटर होता है, उसको मोनोक्रोमैटर बोलते हैं। मोनोक्रोमैटर में से नॉर्मल लाइट को पास करो, एक मोनोक्रोमैटर करके एक कांच होता है, उस कांच को मोनोक्रोमैटर बोलते हैं। उस ग्लास में से लाइट, नॉर्मल लाइट को पास करो, नॉर्मल आपकी कोई भी बल्ब हो गया, कोई भी टॉर्च लाइट होगी, उसको पास करो। जब पास करोगे तो मोनोक्रोमैटर क्या करेगा? एक स्पेसिफिक, क्या बोल सकते हैं, प्लेन की लाइट भेजेगा, उसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर? उस सब से कोई लेना देना नहीं है तुम लोग का, तुम लोग को खाली इतना याद रखना कि जब प्लेन पोलराइज लाइट कंपाउंड में से पास होगी, मान लो मेरे हाथ में एक कंपाउंड है, क्लियर है, और यहां से प्लेन पोलराइज लाइट कंपाउंड के अंदर जाती है, कंपाउंड के पास जब जाएगी वो, तो कंपाउंड क्या करेगा? अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो लाइट को घुमाएगा। क्या करेगा? लाइट को। और अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो लाइट को घुमाएगा नहीं। समझ में आया? तो कौन सी लाइट को घुमाने वाला है? प्लेन पोलराइज लाइट को। कौन सी लाइट को? समझ में आएगा? अगर लाइट को घुमाता है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव? और अगर लाइट को नहीं घुमाता है तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली। याद रहेगा सब लोगों को? समझ, फिर से सुनो। जब लाइट आएगी, कौन सी लाइट आएगी बताओ जरा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जब लाइट आएगी, इस लाइट को अगर है ना, मॉलिक्यूल जो भी रहेगा हमारा मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल लाइट को घुमाता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली। और घुमाएगा नहीं तो क्या बोलेंगे? इनएक्टिव। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब घूमना, तो इतनी सी बात है। अब अगर घुमाता है तो घुमाने के डायरेक्शन दो हो सकते हैं, लाइट को दो तरीके से समझो। लाइट आई तो एक तो राइट की तरफ भेज सकता है, एक लेफ्ट की तरफ भेज सकता है। तो अगर राइट की तरफ घुमाता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो ना, ग्रीक में क्या बोल सकते हैं, राइट को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, क्लियर। और लेफ्ट में घुमाएगा तो लिवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब फिर से सुनते जाओ मैं क्या बताता हूँ। कोई भी कंपाउंड के अंदर से हम क्या पास करेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या पास करेंगे? अगर वो लाइट को रोटेट करता है, इफ इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इफ इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लाइट को दो जगह पे रोटेट कर सकता है, कहां कहां पे? डेक्स्ट्रो और लीवो, राइट एंड लेफ्ट। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें थी। तो पहला वाला जो व्हाइट में लिखा हुआ है मैंने, उसको देखो जरा। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू लेफ्ट एंड राइट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आएगा? ऑप्टिकली तो लेफ्ट को क्या बोलेंगे? लिवो रोटेटरी, और राइट को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आएगा? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब इसको सर चेक कैसे करेंगे? हाउ डू वी कम टू नो? हमें कैसे पता चलेगा सर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? उसके लिए एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर करके एक मशीन होती है। वो मशीन में जब आप आपका कंपाउंड डालिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, वो कंपाउंड को आपको मशीन में डालना है। मान लो ये कंपाउंड है, इसको मैंने मशीन में डाला पोलैरीमीटर में, और पोलैरीमीटर को चालू करने का, वो पोलैरीमीटर में अपने आप लाइट आती है, वो लाइट जाती है इसके अंदर से और चेक करती है घुमाता है कि नहीं घुमाता। समझ में आया? बहुत बढ़िया। मशीन आती है, क्या बोल सकते हैं, 15-20 हज़ार रुपए की। अब आपको हर एक बच्चे को एग्जाम के अंदर मशीन तो नहीं देंगे, है ना, कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। आपको मशीन के साथ बोलेंगे थोड़ी मशीन दे दी, ले भाई जाके चेक करके आ। ठीक है। तो मशीन वशीन तो देंगे नहीं, हर बच्चे को मशीन तो लगाएंगे नहीं कि आपको कंपाउंड दे दिया जाके चेक करो। यस, तो मशीन नहीं देंगे आपको। तो कौन सा? तो सर हम फिर कैसे पता लगाएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है? एक तो मशीन से पता लगा लो, मशीन में कंपाउंड डालो, पोलैरीमीटर नाम की मशीन है उसमें डालो, मशीन कंपाउंड को घुमाएगी तो पता चल जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब मशीन के बिना कैसे फाइंड आउट करें, तो ध्यान से सुनो। तो हम चेक करेंगे कायरलिटी। क्या देखेंगे? कायरलिटी। कायरल करके एक शब्द होता है, उसको देखेंगे। अगर मॉलिक्यूल कायरल है, क्या है? तो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और अकायरल है, क्या बोला? अकायरल या नॉन कायरल भी बोलते हैं, अकायरल या फिर नॉन कायरल, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? फिर से सुनो। अगर मॉलिक्यूल कायरल है, CHIR है, चीरल विरल पढ़ते हैं बच्चे लोग, है ना, है ना, तो इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? कायरल। क्या प्रोनाउंसिएशन है? अब ऐसा क्यों प्रोनाउंसिएशन है? बिकॉज जो है क्या होता है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, फालतू लैंग्वेज है, ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो है ना, आपको क्या बताया मैं तुम लोगों को? कायरल। क्या प्रोनाउंस करोगे?
कायरल ए, चायरल बोलोगे भगा दूंगा क्लास के बाहर। गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करने का। कुछ लोग है ना, कायरल क्या प्रोनाउंसिएशन है, कायरल क्या बोला, कायरल। अगर मॉलिक्यूल कायरल है, क्या बोला, कायरल है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ए कायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इन है। समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या होगा, और अकायरल है तो क्या होगा। बेटा यहाँ तो ध्यान दे साइरस, तो बोल ले कम से कम, भगवान ने मुंह दिया तो। बाकी बच्चे बोल रहे हैं मस्त मुंडी नीचे करके बैठा है। ध्यान दो, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं इसका। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या होगा, बताओ जरा, ऑप्टिकली एक्टिव। अकायरल है तो इनएक्टिव। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? अब सर कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? सही है, तो उसके लिए दो कंसेप्ट है। एक होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके बताएं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये दो चीजें अगर आप यूज करते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल जो है क्या बोलते हैं, कायरल है या अकायरल है। कौन है तू? अरे तू है कौन, तो बता। क्या नाम तो होगा लड़की। हाँ स्वरा, आ जा बेटा। पहले तो बहुत शौक हो गई, क्या बोलूं मैं कौन हूँ, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। बोल देती बेटा मैं नालायक हूँ, सच बोलने का क्या प्रॉब्लम। हाँ अब सुनते जाओ। अब मॉलिक्यूल में कायरलिटी निकालनी, क्या निकालनी है, कायरलिटी। कायरलिटी निकालने के दो तरीके, एक तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन और एक क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ इन्वर्जन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो होता है तुम्हारा, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं आता ज्यादा, ठीक है। हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन निकालना नहीं सिखाते आप लोगों को, ईजी है। बट आप लोग को जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री बताएंगे। सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको, ध्यान से लिखते जाओ। अदब अगजा, इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट, है ना। मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन कायरल या अकायरल, नॉन कायरल या फिर, और अकायरल है मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। क्लियर हो गया। और प्लेन ऑफ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर सेंटर, ये तो हम नहीं निकालते, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम निकालते नहीं, तो इसको छोड़ दो। बट प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे काम का है। अगर इफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल। कैसा होगा, अकायरल का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमको क्या निकालनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या निकालनी है? तो अभी तक मैंने जो भी बताया सब भूल जाओ। क्लियर है? अगर कुछ याद नहीं रहेगा तभी भी चलेगा। एक चीज याद रखनी है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल। क्या होगा, और क्या होगा, ऑप्टिकली। तो क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इजी, आप लोग एकदम आराम से निकाल लोगे। मैं सिखाता हूं आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है एक इमेजिनरी प्लेन। क्या बोला, एक इमेजिनरी प्लेन, जो मॉलिक्यूल में से पास होता है, जिससे मॉलिक्यूल दो भाग में बाइसेक्ट हो जाएगा। और वो दोनों क्या होंगे, मिरर इमेजेस। दोनों क्या होंगे, मिरर। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब चीजें भी आगे काम आएगा, यहाँ तो तुम लोगों को ज्यादा काम नहीं आएगा। एंड आगे मैं जब क्या बोल सकते हैं, ये पढ़ाऊंगा स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर, तब समझाऊंगा। क्लियर? फिर से सुनते जाओ। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पता लगाना है, सिस और ट्रांस कैसे, ज्योमेट्रिकल कैसे पता लगाते हैं, ऑप्टिकल कैसे पता लगाते हैं, फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनो। ज्योमेट्रिकल कैसे पता लगाएंगे, सुनो दोस्तों सुनो। ज्योमेट्रिकल पता लगाने के लिए क्या देखेंगे, सिस और ट्रांस। क्या देखेंगे, कैसे चेक करते हैं सिस और ट्रांस, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का और 180 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस। समझ में आएगा, 90 डिग्री तो सिस, 180 डिग्री तो भगवान ने आंखें दी सबको, यस, तो दिखाई देता है तुम लोग को 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे कौन है, बहुत बढ़िया। तो समझ में आएगा। उतना भी नहीं समझ में आता तो बाजू वाले सिस और ऑपोजिट वाले क्या होंगे, ट्रांस। सिस और ज्योमेट्रिकल समझ में आया। अब ऑप्टिकल कैसे निकालेंगे? ऑप्टिकल निकालने के लिए करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या लगाना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अकायरल। क्या होगा, अकायरल मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल। फिर से, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मान लो आपकी क्या बोल सकते हैं, एब्सेंट है, क्या है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल। क्या होगा, कायरल। और मतलब कायरल है, कायरल का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते कैसे हैं, जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा आगे, तब जब सॉल्व कराऊंगा तो सॉल्विंग के टाइम में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। बॉयज को थोड़ी दिक्कत आती है, गर्ल्स को इजीली प्रॉब्लम, गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं होती, बॉयज को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। प्रॉब्लम क्या, इसमें काटना है, क्या करना है, काटना है। तो गर्ल्स को इजीली आता है, तो गर्ल्स को टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बॉयज को दिक्कत आती है सब चीजों में। क्लियर है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, कुछ गर्ल्स सीरियस हो गई, बोली सर क्या सच बोलते रहते आप। वो मेरी क्या गलती बेटा, मैं थोड़ी क्या बोल सकते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट का। ठीक है। क्या सर, सुनते जाओ। अभी वो विकास सर को आने में 10 मिनट है और। कुर्सी भाई, वो क्या बनना है यार, उसके दोस्त को लेके आया, खुद कुर्सी पे बैठ गया। वो अपने फ्रेंड को लेके आए हैं, उनकी फ्रेंड है आईआईटी खड़गपुर, ये आईआईटी खड़गपुर के है वो। और वहाँ पे भी कुछ तो बहुत अच्छे ब्रांच में है ना। और ये क्या बोलते हैं, टॉपर भी है वहाँ पे। तो वो थोड़े से टिप्स देंगे आपको कि कैसे जो है आईआईटी क्या होता है, कैसे होता है ना। हाँ। हाँ। ये चाबी खत्म नहीं थी ना। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आगे कल करेंगे। क्या कुर्सी का विषय? कुर्सी कुछ नहीं, वो लेके आए स्टाफ रूम में उनके अपने दोस्त को, वो आईआईटी खड़गपुर वाले को। और उसको बोले अरे सबको बोल रहे ये मेरा दोस्त है आईआईटी खड़गपुर से। और वहां पे एक चेयर थी, वो चेयर ली, हमको लगा इनको बिठाएंगे। वो खुद चेयर पे बैठ गया, वो खड़ा है बंदा। किसी को स्टाफ रूम में बुलाया उसको, मेरे को लगा ऐसे चेयर खींची, मैं बोला भाई चेयर बिठाए, बोले भाई चेयर पे बैठ। तो वहां एक ही चेयर थी, ली और बैठ गए, बोले हमारा। अरे भाई बिठाओ इसको। विकास सर का वो ही है, एवरी डे इज ए न्यू डे। आ रहे हैं क्या क्वेश्चन? मैंने बोला था कल वो बताएगा। 62 क्या, द कलर ऑफ ये विल बी। तो इसमें जो है हाँ, ये कंपाउंड में क्या होगा? थोड़ा वेट करो, बताता हूँ इसको क्या होगा। इसमें ये स्टार्टिंग में जो एजीसीएल वाला आएगा ना, तब इसको समझाऊंगा। इसको मार्क करके रखना, लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा ये। बोलो बेटा। डाउट के लिए हाँ हूं ना। डाउट है। डाउट्स के लिए एक काम करो, तुम लोग आ जाओ 4 बजे से आ जाओ, ठीक है? 4 से। देखो जो भी करना है 6 बजे तक, 6 बजे के बाद मैं नहीं हूँ, तो 6 बजे से पहले जो भी रहेगा डाउट्स के लिए आ जाओ। मैं अराउंड 3-4 बजे रहूंगा, नहीं तो अभी से ही रहूंगा। आ जाओ, और आ जाओ। हाँ। कुर्सी बैठो आप। से हरे कृष्णा। नहीं प्लीज आइए। सो हरे कृष्णा, बैठ जाओ बैठ जाओ. He is my friend, or you can say junior. He is studying in fourth year electronics and communication IIT Kharagpur. His advanced rank is 1700 AIR 1700. वो भी कब, जब एक महीना बीमार हो गया एडवांस से पहले. बाकी 500 के अंदर ही आती है, इवन 100 के अंदर. तो ये आए थे मिलने के लिए, मंदिर में आए थे, कैंप है पुणे में. तो आए थे इधर, तो मैंने बुलाया. तो मैंने बोला भाई आए हो तो बच्चों को थोड़ा छोटा मोटा कुछ बताते जाओ, इससे कुछ कर ले बच्चे, है कि नहीं? ठीक है. ठीक है, बड़ा कुछ. ठीक है भाई, ध्यान से सुनो. अगर कोई क्वेश्चन है तो जेंटली पूछना, हमारे सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है? ये जो है साउथ से हैं, तो इनको हिंदी इतना अच्छे से नहीं आता. ठीक है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना. आंध्र प्रदेश से हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे, आड़ टेढ़ा मेढ़ा होगा. ठीक है ना? अरे शांति रखो यार. ठीक है ना? साउथ से, वो आंध्र प्रदेश से. ठीक है ना? Yes. इंग्लिश में कर सकते इंग्लिश में बोल दूं सबको? इंग्लिश आता है आप सबको? ओके, इंग्लिश में. ओके. So Hare Krishna. So the main important guidance which we give to every student in the preparation is
when you face the exam, the 3 hours duration exam, during that time, we don't have 4 hours or 5 hours. So in the limited time, we have to attempt the more to more number of questions. But in that, when you have that situation, but you should not hurry in making that, okay, let's attempt 75 questions and more negatives. So the main point is speed and accuracy. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से फोकस करना चाहिए आप लोगों को. क्या है? पहले चीज है एक्यूरेसी. जो सवाल कर रहे हैं वो अच्छे से आना चाहिए. आपको पक्का कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम के टाइम. जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हो, उसके बाद आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए ये तो सही हो रहा है मेरा. उतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जब सॉल्व करते हैं. ठीक है. दूसरी बात है स्पीड. स्पीड मेंटेन करना चाहिए. उसके लिए क्या करना पड़ता है? अच्छे से मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना है. ठीक है. जितना ज्यादा सॉल्व करते हैं उतना ही अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. और जैसे ही मैं बताता हूँ 75 क्वेश्चंस रहते हैं. 75 क्वेश्चंस में आपको 10 मिनट कुछ नहीं करना है एग्जाम हॉल में. पहले स्टार्ट करना है, विंडो स्क्रीन ओपन होगा, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है. क्योंकि हमको पता है 75 चैप्टर्स होते हैं पूरा जेईई मेंस 11th 12th कंबाइन करके. वो 75 चैप्टर्स हमको सब आता नहीं है. और आता भी है तो फॉर्मूला बेस्ड तो रट लेते हैं, वो अप्लाई करने की ट्राई करते हैं. लेकिन क्या होता है हर क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं कर पाते हम. इसकी हालत होते वक्त हमको एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. पहले पूरा पेपर पढ़ लो. और वहां पे एक छोटा सा बॉक्स रहता है, वहां पे आप मार्क कर सकते हैं. मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, ऐसे 3 ऑप्शंस रहता है. जो आपको अच्छे से आता है वो पहले सॉल्व मत करना, वो मार्क रिव्यू बनाना. ठीक है. उसके बाद ऐसे 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 करते 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 जाना 75 क्वेश्चन तक. जो जो भी मार्क पर रिव्यू होता है उसका मतलब ये है आप अच्छे से वो कॉन्सेप्ट जानते हैं और आपको कॉन्फिडेंट है अगर मैं ये ट्राई करूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा. वो लेंदी हो, छोटा सवाल हो, वो दूसरा सिचुएशन है. और पहले ये तो पक्का कंफर्म करना चाहिए 75 क्वेश्चंस में मैंने 40 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस मैंने मार्क कर दिया मार्क फॉर रिव्यू. वो क्वेश्चंस आपको पूरा ध्यान देना है पहले. बाकी सब क्वेश्चंस पहले छोड़ दो. आप अभी इनिशियल टारगेट है एग्जाम में 30 क्वेश्चंस ट्राई करना और उसके अच्छे से निकालना. उसके बाद आपको समय बच जाएगा डेफिनेटली. वो समय बच जाने के बाद आपको जो मार्क फॉर रिव्यू के बाद जो और आसान सवाल होता है, आसान मतलब आपको सिगरेट करना है, जो इजी है वो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस है. और जो ऊपर है मीडियम हार्ड. हार्ड क्वेश्चंस तो आपको पक्का पता ही होता है जो लेंदी होता है और कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस ज्यादा है, फॉर्मूला से नहीं होने वाला है. ऐसे क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना है. पहले मेंस में आपको नॉलेज नहीं टेस्ट करता, आपको पेशेंस लेवल टेस्ट करता है और आपका जितना एडेप्टिव स्पीड है, आपका स्पीड कितना है वो टेस्ट करता है. एडवांस में दूसरी वो अलग बात है. जेई मेंस और एडवांस पूरा अलग अलग है. जेई मेंस करते समय आपको पूरा एक्यूरेसी स्पीड में ध्यान देना है. और जितना होता है उतना आपको फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहता है. फिजिक्स में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है. केमिस्ट्री में भी बहुत सारा ऑर्गेनिक चीजें 40% आता है, वो तो डायरेक्टली आता है. वो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा. लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है. मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व भी कर लो, लेंदी दिखता है आपको. वो लेंदी क्वेश्चंस आपको लास्ट में करना है. ठीक है. पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना है या केमिस्ट्री, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड लगता है. अगर जब जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. लेकिन मैथ्स में क्या होता है, अगर आप पहले ही मैथ्स चूज करते हो, वो एक ही क्वेश्चन इतना लंबा हो जाता है ना, आपका पूरा कॉन्फिडेंस वहां पे गिर जाता है. आप समय देखते हो वहां पे 59, 57, 56, 55, 54, ऐसा देखते वक्त आपको डर लगेगा. पहली बात ये है. वो डर के समय आप उल्टा सीधा कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है उस समय. ऐसा होता है. ये मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ. और विमलार्जुन प्रो है हमारा वॉइस में. जब भी मेरा कुछ सजेशंस चाहिए होता है वो प्रभु जी हमेशा मेरा साथ रहे. और जब भी मेरा गाइडेंस चाहिए, मटेरियल मटेरियल का उतना नहीं है, स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत अच्छे से देते हैं प्रभु जी. और जब भी मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ वो अच्छे से मोटिवेट करता है. ये है प्रभु जी के. और अच्छे से लो, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है फिजिक्स का. अच्छे से गाइडेंस लो, अच्छे से इंटरेक्ट करो, अच्छे से रिलेशन बनाओ प्रभु जी से. ये मैं बोलना चाहता हूँ. थैंक यू. हरे कृष्ण. हाँ क्वेश्चन, हाँ यार प्लीज प्लीज.
हाँ, मेरा समय मैं 250 स्कोर किया मेंस में। उसमें ना मेरा पहले केमिस्ट्री मैंने 35 मिनट्स में सॉल्व कर दिया पेपर पूरा। फिर फिजिक्स आधा घंटे में सॉल्व कर दिया। फिर बाकी जो समय बचा है पूरा अच्छे से मैंने मैथ्स में फोकस कर दिया। एक एक क्वेश्चन में मैथ्स में बहुत समय लेता हूँ मैं। मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर भी उसमें ही समय लेता हूँ मैं, और उसको भी लास्ट में टच करता हूँ, क्योंकि हमारा इमोशंस के साथ नहीं करना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, आपको इंटेलेक्चुअली करना चाहिए। केमिस्ट्री सॉल्व किया मैंने, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैथ्स में भी आपको 25 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 70-60 मार्क्स आएगा तो 99.9 क्रॉस हो जाएगा, ना होता है लेवल। हाँ, 5 मिनट्स करता हूँ एक मैथ्स का क्वेश्चन, बाकी सब तो देख के हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। कैलकुलेशन स्पीड रहना है, ठीक है, अच्छे से। अभी तो कैलकुलेटर्स नहीं दिए जाएंगे भाई, अब बिट्स वगैरह तो आपको मिलेगा वर्चुअल कैलकुलेटर, लेकिन जे मेंस में तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको पूरा मेंटल मैथ्स करना है, ठीक है। जितना हो सकता है उतना मेंटल मैथ्स करिए। सारे स्टेप्स ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तरह पूरा मत रखिए, जितना हो सकता है उतना, ठीक है। हर एक बच्चे का एक लेवल होता है, उसको पूरा यूटिलाइज करिए आप। और एक क्वेश्चन, आपको वो कैसे डिसाइड करते हैं ना, आपको सब्जेक्ट्स की वाइज से कितना सब्जेक्ट को कितना देना चाहिए, वो इसलिए ऐसे डिसाइड करते हैं। आपका केमिस्ट्री फिजिक्स देख लो पहले। केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एक पेपर सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए पहले केमिस्ट्री जितना हो सकता है उतना ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आपको 2 घंटा लगाना है मैथ्स में, ठीक है, ऐसा मत करो, क्योंकि मैथ्स डिसाइडिंग सब्जेक्ट है परसेंटाइल के लिए। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगर एक 4 नंबर का क्वेश्चन गलती किया ना, इतना नीचे हो जाता है रैंक, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लोग अच्छे से कर पाते हैं। मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, अगर एक पीछे ऊपर नीचे जाए तो फिर भी उतना रैंक एफर्ट